में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। किसानों को खाद आसानी से मिले और समय पर मिले, ये बेहद जरूरी है। इसका असर पड़ता है फसल की पैदावार पर, लेकिन सरकारी बाबुओं की बाबूगिरी और खाद के लिए बना हुआ केंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से किसानों को हर साल इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। कभी कभी बाबुओं की लापरवाही की सजा भी किसानों को ही भुगतनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं जय किसान। बात करेंगे खाद से जुड़ी बड़ी समस्या पर, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। जौनपुर में बारिश की भेंट चढ़ा यूरिया। रेलवे की लापरवाही की वजह से कई बैगन यूरिया खुले में रखा गया। अचानक आई बारिश से भीगकर बह गया। अधिकारियों ने साधी चुप्पी। इलाहाबाद में कर्मचारियों की लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं ग्रामीण। हजारों आधार कार्ड पर दर्ज है एक ही जन्म तिथि। मध्य प्रदेश में आदिवासी किसान की कपिल धारा योजना की राशि की बंदरबांट कर गए सरपंच और कर्मचारी। किसान ने लगाई गुहार। कुएं के लिए सरकार से मिला था 2 लाख का फंड। हरियाणा के सिरसा ने गेहूं की खरीदी में लगातार 34 साल बनाया रिकॉर्ड। 1 करोड़ 10 लाख क्विंटल से अधिक की हुई सरकारी खरीद। मध्य प्रदेश के गुजरात में महिलाओं ने पेयजल की समस्या से परेशान होकर किया प्रदर्शन। घंटों तक सड़कों पर लगा रहा जाम, नहीं आया कोई भी अधिकारी। कभी अनाज की बर्बादी तो कभी अनाज पैदा करने में काम आने वाली यूरिया की बर्बादी। जौनपुर में रेलवे से लाकर उतारे गए कई वैगन यूरिया बर्बाद हो गए हैं। खुले आसमान के नीचे रखी गई थी यूरिया की बोरियां, बारिश में ये भीग कर बह गई। आखिर क्या है ये पूरी रिपोर्ट और कैसे ये सब कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। ये है सरकारी तंत्र। ये तंत्र नहीं सुधरेगा, इससे मंजूर है बर्बादी। लेकिन मुफ्त में बांटना मंजूर नहीं। तस्वीरें बयां कर रही है यूपी के जौनपुर की, जहां कई क्विंटल यूरिया बारिश में भीगकर बर्बाद हो गया। बारिश में बह गया, लेकिन अब भी ना कोई सूद देने वाला है और न इस बर्बादी पर कुछ कहने को तैयार। देर रात शाहगंज स्टेशन पर मालगाड़ी के जरिए पहुंचा था ये यूरिया, लेकिन रेलवे के माल गोदाम में इस यूरिया को रखने की कोई जगह नहीं थी। फिर क्या था, गोदाम के बाहर खुले में रखवा दी गई यूरिया की ये बोरियां, खुले आसमान के नीचे। लेकिन कहते हैं ना, जब नियत सही ना हो तो ऊपर वाला भी देखता है। आखिर में ऊपर वाले ने देख ही लिया और उसके बाद तो ऊपर वाला ऐसा बरसा कि खुले में रखा गया यूरिया ही बह निकला। इस बारिश की वजह से बर्बाद हुए यूरिया की कीमत लाखों में बताई जा रही है। लेकिन ये यूरिया है किसका, किसने इसे यहां मंगवाया, इस बात की जानकारी देने से रेलवे अधिकारी लगातार बच रहे हैं। हमारी टीम ने जब जोर देकर पूछा कि कहीं सरकारी एजेंसी की तरफ से तो इन्हें नहीं मंगवाया गया था, तो बस ये जानकारी दी गई कि ये किसी प्राइवेट सेक्टर का है।
इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के शाहगंज माल गोदाम पे। बीती रात आए मानसून की चपेट में आने से 15 बोगी यूरिया जो है बरसात की भेंट चढ़ गई। फिलहाल उसकी कीमत लगभग जो है 15 से 20 लाख बताई जा रही है। जब इस मामले में हम माल गोदाम के आला अधिकारियों से बात करने चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर बताकर अपना पल्ला झाड़ लिए। फिलहाल इसकी जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप खड़ा करता है। जौनपुर से विवेक कुमार, JK 24/7 तो एक बड़ी खबर है, किसानों से एक समस्याएं तो हैं लगातार, लेकिन बात की जाती है जब भी यूरिया की, तो यूरिया को लेकर कभी भी सरकार कोई खास पहल नहीं करती है। लगातार और बार बार इस तरह की चीजें की जाती हैं कि किसानों को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। फिलहाल नीमकोट यूरिया को लेकर सरकार काफी कुछ करे, लेकिन अभी भी देश में जो यूरिया की आवश्यकता है उसका 50% हिस्सा हमें बाहर से खरीद करना पड़ता है। जबकि अगर हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, और उसमें भी देखिए क्या हो जाता है कि जब यूरिया रेलवे से लेकर लाया गया, खुले में रखा गया, बारिश आई और बह गया, आखिर ये किसका नुकसान हुआ? ठीक है कि किसानों को ये यूरिया नहीं मिला होगा, लेकिन ये यूरिया समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसका दोष आखिर अब किस पर ठहराया जाए? रेलवे इससे पल्ला झाड़ रही है, साथ ही साथ कोई भी सामने नहीं आया कि आखिर ये यूरिया था किसका। इस मामले को लेकर हमने फोन भी लगाया रेलवे के माल गोदाम जौनपुर के अधिकारी के पास, प्रेम प्रकाश नाम है उनका। तो क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो राम प्रकाश जी हैं, इनको हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बताने के लिए तैयार होंगे? इंतजार हम इसी बात का कर रहे हैं, हम उन्हें फोन लगा रहे हैं। रामप्रकाश जी, एक बड़ी खबर आपके यहां से आई है, यूरिया, लाखों का यूरिया बह गया है पानी में बारिश की वजह से। आखिर किसका था ये यूरिया? ये जी हम JK 24/7 न्यूज से बोल रहे हैं, और आपके यहां से जो खबर आई है कि कई वैगन यूरिया जो है वो बह गए बारिश की वजह से, माल गोदाम में जगह नहीं होने के बावजूद उसे वहां पर रखा गया था। जी, तो ये किसानों के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि समय पर उन्हें अब यूरिया मिल नहीं पाएगा। सर, ये किसका यूरिया था जो रखा गया था इसी खुले में? ये प्राइवेट कंपनियां हैं, अपना यूरिया बेचती हैं यहाँ के C&F डीलर्स वगैरह को, वही लोग बेचती हैं रेलवे के थ्रू। सर, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि किसानों का ये यूरिया होता है एक तरीके से, निजी कंपनी का हो लेकिन जाना किसानों के पास होता है। नहीं, बात बिल्कुल सही कहा आपने सर कि किसानों का यूरिया होता है, सरकारी होता है, और सरकार जैसे रेलवे के थ्रू जो मटेरियल आता है उस मटेरियल की केवल सेफ्टी से डेस्टिनेशन तक रेलवे की पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। साइडिंग पे जो कंसाइनमेंट उतारा जाता है उसकी पार्टी और कंपनी जो भेजती है और जो मंगाती है उसकी जिम्मेदारी होती है इसकी सेफ्टी की। उसके लिए त्रिपाल की व्यवस्था करना कंपनी की जिम्मेदारी है। यहाँ की जो लोकल पार्टियां जो अपने बिहार पे मंगाती हैं फर्टिलाइजर, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि माल को सही तरीके से उतारा जाए और वो बारिश से भीगने से बचे। अच्छा सर, हम ये एक सवाल जानना चाहते हैं, सवाल है छोटा सा, जब माल गोदाम में जगह नहीं होता है तो भी क्या कंसाइनमेंट रेलवे उतार सकती है, या फिर वो पूरी तरह से जिसका होता है नहीं होता है उसकी जिम्मेदारी होती है? जगह नहीं रहेगी, जगह नहीं रहेगी तो रेलवे प्लेसमेंट ही नहीं देगी सर। जी, तो सर तो फिर ये जब जगह नहीं थी तो बाहर खुले में रखा गया था कैसे? नहीं सर, जगह का मतलब ये थोड़ी ना, जगह का मतलब ये है कि रेलवे के वैगन प्लेस हुआ, वैगन प्लेसमेंट होने के बाद पार्टी की जिम्मेदारी है उस माल को सेफ्टी से उतारे और अपने गोडाउन तक लेके जाए। जी सर, इस मामले में रेलवे सिर्फ एक व्यापार का साधन है, जिससे व्यापारियों की सुविधा के लिए रेलवे सस्ते फ्रेट पे, सस्ते भाड़े पे एक कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। ये रेलवे की जिम्मेदारी है, बट जिम्मेदारी ये नहीं है कि यहाँ कंसाइनमेंट उतरा, भीगा और बारिश और आंधी तूफान, इन सब चीजों में रेलवे का कोई वो नहीं है। यहाँ की लोकल जिम्मेदारी जो लोकल यहाँ की पार्टी और कंपनी है वो उसको एडवांस से सारी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिन्होंने मंगाया होगा, जी, जिन्होंने मंगाया उनकी जिम्मेदारी होती है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। तो कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि रेलवे की गलती नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि भले ही नुकसान किसी भी का हुआ होगा, लेकिन ये अल्टीमेट जो नुकसान है वो किसानों का है, क्योंकि किसानों को उस इलाके में सही समय पर अब शायद यूरिया मुहैया ना हो पाए। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर खास चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हैं खुशीग्राम के फाउंडर अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय किसान में।
अजीत जी, एक खबर आपने अभी देखी कि किस तरह से रेलवे के जरिए यूरिया मंगाया जाता है और उसके बाद वो बारिश में भीगकर बह जाता है, लाखों का यूरिया खराब हो जाता है। रेलवे ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, वाकई उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब इस मामले में किससे आप कसूरवार ठहरा सकते हैं? ठीक है, पार्टी का नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी अब हो सकता है इस वजह से, इस घटना की वजह से। जिन लोगों ने मंगाया जी, इनकी बात एक मुझे कुछ हद तक सही लगी कि जिन्होंने मंगाया जी, उनकी जिम्मेदारी है सबसे पहले। जी, और जैसे ही माल आने का समय होता है उसके पहले जिनको भी वहां रिसीव करना है उनको तैयार रहना चाहिए लेने के लिए। जी, जिन्होंने मंगाया है उनको देखना चाहिए कि जो माल आ रहा है वो कहाँ पे रहेगा, कितनी सेफ्टी है उसकी ढकने की या रखने की, या जो भी चीजें हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स और सब्जियों और चीजों के मामले में भी देखते हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उसके अलावा यूरिया को लेकर अब हम जानना चाहेंगे कि नीति क्या है सरकार की, कैसे आपने, जैसे आपसे बातचीत हुई थी हमारे इस मुद्दे को लेकर, तो आपने कहा कि ये सेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह से, अभी तक इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। तो कैसे पूरा प्रक्रिया कैसे इसका होता है, यूरिया का कहां से आता है, कौन मंगाता है और कैसे किसानों तक पहुंचता है, ये थोड़ा सा हम संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। पहले देखिए, यूरिया तो कंपनियां बनाती हैं, बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियां बनाती हैं, तो बड़े लेवल पे आता है वो, फिर सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने तरीके से करती है। किसान जो कृषि विभाग है उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं यूरिया के डिस्ट्रीब्यूशन में जिनकी जिम्मेदारी होती है उनके थ्रू। और अभी यूरिया से रिलेटेड एक थोड़ा अलग है चीज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, लेकिन एक नीम कोट जो किया गया है वो एक काफी अच्छा कदम है, उसकी सराहना करनी चाहिए हमें, उससे काफी लाभ भी हो रहा है। और यूरिया की कमी घटी है काफी पहले के मुकाबले, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ यूरिया ही नहीं है खाद, प्राकृतिक खाद का बहुत महत्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो खाद सदियों से क्या बल्कि कई हजार सालों से भारत में इस्तेमाल होता आ रहा है। जो हमारी कृषि की इकोनॉमी है वो रही है हमेशा, जो जिसमें गाय बैल भी रहे हैं, गाय से बैल से खेती के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसानों की एडिशनल इनकम भी होती है और खाद भी मिल जाता है। तो पहले खाद डिसेंट्रलाइज था, लोग अपने आप से गांव में खुद खाद अपना बना लेते थे जी, उसकी जरूरत है। अच्छा, जैसे कि यूरिया को हम मंगाते बाहर से आयात करते हैं, क्या वाकई में यूरिया को बना पाना देश में बहुत ही मुश्किल भरा है? आप किसानों के बीच रहते हैं, आप कॉर्पोरेट से भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और जानते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक आपका ऐसा है कि उसके वजह आप दोनों तरफ से बातचीत कर पाते हैं। क्या वाकई में यूरिया का उत्पादन कर पाना देश में इतना मुश्किल है कि हमें बार बार आयात करना पड़ता है हर साल, वो भी 50% अपनी आवश्यकता के हिसाब से? वही मैं उसी बात पे वापस आऊंगा थोड़ा, मतलब एक अलग तरीके से, कि एक तो हमें रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कितनी है। मुझे लगता है कि कई बार हम लोग यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जरूरत से ज्यादा, और यूरिया एक तरह से कुछ ऐसा चीज है कि जो हमें आसानी से मिल जा रहा है या सस्ते में या फ्री में मिल जा रहा है, तो किसान भी एक ऐसा फैशन बन गया है यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करने का। तो एक तो हमें यूरिया की रिक्वायरमेंट कम है, जितनी हम यूरिया आता है या हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो है। जैसे सॉइल टेस्ट हो रहा है तो उससे पता चल रहा है। दूसरी चीज की हम दूसरे ऑल्टरनेटिव जो खाद की है, जो सिस्टम है ट्रेडिशनल, उस पे हमें जाना चाहिए। तो दोनों ही बातें, और इंडिया के पास कुल मिलाकर जागरूक करना है किसानों को कि यूरिया कम खपत करे वो, ताकि आयात भी हम कम करना पड़े। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। और भारत के पास क्षमता और कैपेबिलिटी है कि यूरिया है बनाई जा सकती है। यहाँ कुछ एक लोगों ने शुरू भी किया है, मेरी जानकारी जितनी है, और स्कोप है करने का, कर सकते हैं। बट लेकिन जरूरत भर, मतलब कोशिश करें कि खाद डिसेंट्रलाइज तरीके से ही उत्पादन हो तो बेटर है वो। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक एक खाद की बात आपने अभी यहाँ पे कर डाली, ऑर्गेनिक खाद को लेकर सरकार प्रयास तो कर रही है। आप लोग भी एक संस्था होने के नाते जो कि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, कैसे इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे? देखिए, और लोग कैसे आगे बढ़े? किसान को लगता है कि शायद पैदावार उससे नहीं हो पाएगी ऑर्गेनिक खाद से। अभी पिछले वर्ष सरकार ने पद्मश्री दिया था सुभाष पालेकर जी को, जो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि का काफी सालों से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो भी कृषि वैज्ञानिक हैं, मास्टर ऑफ मतलब MSc हैं एग्रीकल्चर में। उन्होंने काफी काम किया, काफी साल रिसर्च किया और देखा कि जो जंगल में पेड़ हैं या और बहुत सारे पेड़ हैं, अपने आप से कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो उन्होंने देखा कि छिद्र होते हैं कुछ छोटे छोटे मिट्टी के अंदर, और उसमें से जो चारा जिसको बोलते हैं वो अर्थवर्म वो आता है जाता है, और उस दौरान वो मिट्टी को पोषक बनाता है ताकि पेड़ पौधे उसको ले सके, ग्रहण कर सके। बहुत सिंपल तरीका था वो। और वो वहां ज्यादा होता है जहां पे एक देसी गाय का गोबर, गोमूत्र या देसी बैल का गोमूत्र, गोबर है, वहां ज्यादा अच्छा होता है ये। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका था। उससे उन्होंने जीवामृत नाम से बनाना शुरू किया, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। कुछ समय लगता है, कुछ दिन लगता है, वो किसान अपने गांव में अपने खेत में तैयार कर सकते हैं उसको। और एक जोड़े एक गाय से लगभग 10 से 20 बीघा वो या एक
5 से 10 एकड़ वो आराम से, यानी और डबल फायदा एक तरह से, एक तो आपको ऑर्गेनिक खाद मिल रहा है, दूसरे आप पशुपालन से भी जुड़ जा रहे हैं, यानी आय को बढ़ाने का साधन भी एक तरह से है इसे तो। और बिल्कुल, और आपने जो कहा था पहले भी कि जो खर्च है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है, बस जो गाय को खिलाने का खर्च है और सेवा का मेहनत है, बस उतना ही है। अच्छा, उत्पादन पे कितना असर पड़ता है? क्या उत्पादन पहले के बराबर कंस्टेंट रह पाता है या फिर थोड़ा सा कम हो जाता है पहले के मुकाबले? उत्पादन कम तब होता है जब आपके खेत में काफी केमिकल खाद उपयोग हो चुका है, तब उत्पादन शुरू में थोड़ा कम होता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल लगता है, एवरेज 3 साल माना जाता है नॉर्मल होने में। हाँ, नॉर्मल होने में डिपेंड करता है कितना आपने केमिकल इस्तेमाल किया है, लेकिन उत्पादन बेहतर होता है और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और क्वांटिटी भी अच्छा होता है, मतलब हर तरह से विन विन है, उत्पादन, क्वांटिटी, क्वालिटी सब अच्छा होता है। सिर्फ यही होता है कि जब हाथ से किसान हल से काम करता है तो जितने ट्रैक्टर से खेत जोत पाता है उतना शायद नहीं जोत पाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा। भारत में लोगों की इतनी ज्यादा संख्या है, किसानी करने कितने लोग हैं जो गांव में हैं बट किसानी नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, तो वो अगर किसानी में आए तो हमारा खेत का प्रोडक्शन, मतलब हमारा टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बल्कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जुड़ेंगे भी, और एडिशनल इनकम भी जो गाय और बैल से होता है, जो गोमूत्र से और गोबर से, या मतलब ये तो एक खाद में इस्तेमाल हुआ गोमूत्र का, गोमूत्र की बहुत दवाइयों में इस्तेमाल होता है, पंचगव्य है जिसका काफी आजकल प्रचार प्रसार आयुर्वेद में हो रहा है और काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आपने बताया कि अभी हम उचित मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करें या दूसरे जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें खेतों में तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो जैसे आपने बताया कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक खाद को हम आयात करते हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ एक तंत्र में गड़बड़ी भी नजर आती है आपको, या वाकई में जरूरत है इसलिए हम उतना आयात करते हैं? नहीं, गड़बड़ियां थोड़ी हुई हैं बीच में रिसर्च में। शुरू में हमें लगा कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना है अचानक से और बाद में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो उस टाइम लोगों ने तुरंत रासायनिक खाद लाए और उस खाद ने खेत को काफी खराब किया। शुरू में तो लगा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स आए, रिसर्च आए उस हिसाब से, लेकिन आगे चल के पंजाब के खेतों में कैंसर युक्त मिट्टी हो गई है वहां पे, और सबसे ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित पंजाब में हैं। पंजाब से बल्कि एक ट्रेन जाती है तो बीकानेर, जो रासायनिक खाद की वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, लोगों को बीमारियां हो रही, जानवरों को बीमारियां हो रही, और खेत भी बीमार पड़ रहे हैं, मतलब धरती बीमार पड़ रही है, और इसी कारण और इसका कनेक्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से भी बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा, इसका ग्लोबल ये एक नई चीज हम सुन पा रहे हैं आपके, ये हम जरा जानना चाहेंगे, एक नई चीज आपके जरिए हम ये जान रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी काफी है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे हम रासायनिक खाद को जोड़ पा रहे हैं उसके? देखिए, जैसे ही आप केमिकल डालते हैं तो केमिकल आपके उसके द्वारा पानी में जाता है, पानी खराब होता है आपका, फसल आपका खराब होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, और जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जैसे जितनी केमिकल्स का आप इस्तेमाल करेंगे और केमिकल्स के साथ आप जितने भी मतलब पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो बोलते हैं SO2, CO2, CO और जितनी सारी NO2, जितनी सारी पोल्यूटेंट्स होती हैं, इवन जो सॉलिड ये पार्टिकल्स होते हैं जो वो भी हो सकते हैं, हाँ, तो वो सब इसके द्वारा और बढ़ते हैं। और प्राकृतिक तरीके से हम करें तो वही चीज वापस मिट्टी में मिल जाता है, खाद बन जाता है, पानी में मिल जाता है और डिसॉल्व हो जाता है बिना किसी नुकसान के, जबकि केमिकल से पूरे पानी की समस्या। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज तो है, और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण असर पानी के ऊपर है, पानी की जो कमी हो रही है, जो कहा भी जा रहा है कि अगला विश्व पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। तो ये एक मतलब पानी, फसल, माइग्रेशन, सब चीज क्लाइमेट चेंज। हम गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रोजगार की कमी हो रही है, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है लैंड पे, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। चलिए, इसमें तो अभी वक्त लगेगा और हमें किसानों को जागरूक करना होगा कि वो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यूरिया की बर्बादी की कहानी हमने देखी, अभी आपने भी देखी रिपोर्ट की, कैसे रेलवे के जरिए मंगाया जाता है और वो बह गया। अच्छा, इस तरह से यूरिया जो लोग किसानों के पास नहीं पहुंच पाता है, वहां पर क्या गड़बड़ियां, किस तरह की गड़बड़ियां आपने पाई होंगी? आप किसानों से जुड़े रहते हैं, तो किसान को जब यूरिया चाहते हो क्या तब समय पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि ज्यादा कीमत उससे वसूली जा सके बाद में? कुछ ऐसी चीजें भी होती है क्या? बिल्कुल वैसी चीजें होती हैं, और कई बार उनसे ज्यादा पैसा मांगा जाता है, ये तो खैर वस्तुस्थिति है। और सरकार, इस नई सरकार कितना इसको कम कर पाई है तो जांच का विषय है और देखने का विषय है, लेकिन ये समस्या काफी थी। हालांकि एक चीज है जरूर है कि नीम कोट यूरिया के आने के बाद यूरिया की जो कमी होती थी जितने ज्यादा, उतनी कमी अब नहीं है। जी, हम कुछ खास जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जो खुशहाली लेकर आती है, और इसलिए संस्था का नाम भी आपका है खुशी ग्राम, यानी गांव में खुशहाली लेकर आना है। यूरिया या खाद या जो भी पोटास वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरह से किसान आसानी से ले पाए बिना किसी दिक्कत के? क्या कोई खास अच्छा तरीका, कोई प्लेटफॉर्म जिसके जरिए, या फिर वो बिल्कुल यूरिया छोड़ दे? कुछ एक प्रयोग जैसे आप
बताना चाहेंगे जो? इनफैक्ट ऐसी बाजार समिति या कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं गांव या ब्लॉक के लेवल पे, जहां जो आसानी से जिसको ब्लॉक, क्योंकि सरकार को हर चीज में इतनी ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना उसको दे दें और ट्रांसपेरेंटली वहां पे एक बोर्ड लग जाए, कितना आया, कितना गया, कितने रुपए में मिल रहा है, ताकि सबको पता चल जाए और वो बोर्ड हर पंचायत में लग जाए ताकि लोग आसानी से देख सके। बहुत आसान तरीका, उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस करने का एक पॉलिटिकल विल जो बोलते हैं उसकी बहुत जरूरत है। तो आखिर आवश्यकता की पूर्ति हो क्यों नहीं पाती है? सरकार बार बार कहती है कि हम खाद लेकर आ रहे हैं, आयात भी किया जाता है, तो हो क्यों नहीं पाता? कहां पे गड़बड़ी दिखती है उसमें आपको? यही दो कारण, एक तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग चाहते हैं इस्तेमाल करना, ऐसा माइंडसेट बन गया है कि लोग चाहते हैं कि चलो यूरिया ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा होगा, ये एक गलत माइंडसेट है, वो है। दूसरा कि उसकी जो घपलेबाजी वाली बात आपने जो कही है, करप्शन वाली जो बात कही आपने, दूसरा कारण वो है, उस कारण से नहीं हो पाता है। और सिस्टम को बदलने में समय लगता है, हम सबको समझना चाहिए। कोई एक सरकार या कोई एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री ही पूरे व्यवस्था को तुरंत नहीं बदल सकता है, लोगों को इसमें साथ जुड़ना पड़ेगा और लोगों को एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। सरकार हमारी है, सरकार हमसे बनी है, ये बात समझना होगा। तो इस तरह से हमने सुना कि किस तरह से अजीत कुमार जी ने बताया कि किसानों को भी समझना होगा कि खाद का प्रयोग कितना और कब करें, कितनी मात्रा में करें। साथ ही साथ उन्होंने ये सलाह भी दी और नेक सलाह भी है, ये सरकार इस पर काम भी कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आप बढ़े, ताकि ऑर्गेनिक खेती के दौरान आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। उसका फायदा ये होगा कि हम यूरिया या दूसरे रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करेंगे और उसकी वजह से ये होगा कि हमें आयात कम करना पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे देश का जो रुपया बाहर जाता है, जो पैसा बाहर जाता है खाद के लिए, वो देश में ही रह जाए और देश के ही काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरह से यूरिया का इस्तेमाल हम करें और कब करें, कब ना करें। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि यूरिया की बर्बादी जो हो रही है, उसको लेकर सरकारी तंत्र है या सरकारी बाबू हैं, वो लगातार उनकी जो नजरअंदाजी है या फिर वो गंभीर नहीं है, उसकी वजह से भी यूरिया की कमी पड़ जाती है और किसानों के पास समय से उनकी तय मात्रा के मुताबिक यूरिया नहीं पहुंच पाती। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की ओर रुख करते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को, ग्रामीणों को, युवाओं को रोजगार देने और आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता। यही वजह है कि गरीबी दूर करने की कोशिश आज भी सफेद हाथी बनी है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूत की सजा एक आदिवासी किसान को भुगतना पड़ रहा है। कैसे ये किसान भुगत रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कहने को किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी रिश्वतखोरी और अनियमितता बरतने से बाज नहीं आ रहे। सरदारपुर में माछलिया गांव के एक आदिवासी किसान को सरकारी योजना के तहत मिलने वाली योजना राशि को सरपंच सचिव ने कर्मचारियों के साथ मिलकर गबन कर लिया। किसान को रोजगार गारंटी योजना के तहत कपिल धारा कुआं स्वीकृत किया गया था। आदिवासी किसान ने अपने खेत में कुआं भी खोद दिया। कुएं से संबंधित कागजात भी सचिव को दे दिए। पहले तो गांव के सरपंच सचिव ने 2 बार 10-10 हजार रुपए देकर किसान को चुप कर दिया और बाद में राशि देने से ही मना कर दिया। क्या हुआ कपिल धारा को? 2-3 साल हो गया, अभी पैसे नहीं हुआ। केवल मंत्री सरपंच ने, एक मंत्री ने दिया था 10 और सरपंच ने दिया था 10, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं दिया पेमेंट? क्या मालूम, बिल लगाए दूसरे का नाम मास्टर भर के निकाल दिए थे। क्या मालूम, मैंने कभी भी जांच करी। सरपंच सचिव से चर्चा की थी आपने? सर कितनी बार कह चुका उसको। क्या कहना पड़ा सरपंच सचिव को इसमें? जा सर, कुछ भी करना हो वो कर लेंगे बोलता हूँ। सचिव ने किसान को जॉब कार्ड की बजाय किसी अन्य के जॉब कार्ड लगाकर भुगतान निकाल लिया। जब इस बात का पता किसान को लगा कि उसके खाते से बकाया राशि निकाली गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद पीड़ित जन सुनवाई उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। जो है आवेदक, इनने कपिल धारा में राशि के लिए आवेदन दिया है कि इनका भुगतान बाकी है, इनको ये मिला, किसी अन्य को हुआ है, तो उसकी जांच में करवा लूंगी और यदि कोई दोषी निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनका भुगतान करवा देंगे। कपिल धारा कुआं खनन में किसानों को 1,82,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन किसान को मात्र 20,000 दिए गए। यही नहीं, किसान ने कुएं के निर्माण के दौरान की पूरी मजदूरी भी अपनी जेब से ही दे दी थी, इस आस में कि सरकार से उसके पास तो पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अधिकारी और कर्मचारियों को सरकार से डर नहीं लगता।